तो 43 साल की बीजेपी और बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज भारत दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान और मुकाम बना चुका है। बीजेपी से अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शुमार करती है, तो ये उसका हक भी है। पिछले 9 साल में ही हम देखें तो महाशक्ति अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बदलते रहे, पार्टियां बदलती रहीं, लेकिन एक के बाद एक सबके सब पीएम मोदी की अगुवाई वाले भारत के मुरीद नजर आए। और यही हाल बाकी देशों का भी रहा, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर चीन के शी जिनपिंग हो, भारत इनके एजेंडे में शीर्ष पर रहा। बिल्कुल, और या तो दोस्त की शक्ल में या टफ प्रतिद्वंदी के रूप में रहे। जापान जैसी एशियाई महाशक्ति हो या फिर यूरोपीय देश, सबने भारत से रिश्ते मजबूत किए और करने की दमदार पहल की। और पीएम मोदी एक बड़े ग्लोबल लीडर के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित हुए और भारत का डंका बजा। हम एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करेंगे। रामकृपाल सर, जब मैं देखता हूं बीजेपी के 44 सालों को, तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व जब था, जब सरकार थी, तो विपक्ष अपने लिए 5 साल 10 साल में संभावना देखता था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है, उसमें विपक्ष की भविष्य में संभावना ही नजर नहीं आती। एक रिजीम, 2 रिजीम और फिर तीसरे रिजीम की आधारशिला रखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। देखिए, इसका एक मैं महत्वपूर्ण बात कहूं, मोदी जी से पहले भी अटल जी को 3 बार मौका मिला था। लेकिन आप वो परिस्थितियां सोचिए, एक होता है, ऐसा नहीं कि अटल जी की इच्छा नहीं थी, अटल जी भी चाहते थे, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता था, एलाइज हैं, ये छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जब बीजेपी को 3 बार जो मौका मिला अटल जी के रूप में, उसमें सिर्फ वो ट्रांसफर ऑफ पावर था, उसमें कोई वो नहीं था। जयप्रकाश जी ने 1974 में जब आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने एक नारा दिया था, टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। और नारा था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। मतलब वो चाहते थे राजनीति में सिर्फ पावर का ट्रांसफर ना हो, बल्कि वो सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो। वो संपूर्ण क्रांति का मौका मोदी ने 2014 में। कह रहे हैं कि एक सेकंड, सारे समाजवादी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन टोटल आप ये कह रहे हैं कि जो आप बड़ी बात बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो सामाजिक और राजनीतिक आधारभूत परिवर्तन की जो बात कही जाती थी, वो साकार रूप लेती नजर आ रही है। केतकर जी, प्रफुल्ल जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। ये चीज तो हो गई, लेकिन अब अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां हम देख रहे हैं, बीजेपी की उपलब्धि देख रहे हैं, एक बड़ी पार्टी, एक सरकार, मजबूत सरकार, और इसके साथ ही देश की बड़ी अपेक्षाएं, तो चुनौतियां आप कैसे देखते हैं 43 साल हुई बीजेपी के सामने? देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल कोई भी बड़ा होता है तो चुनौतियां रहेगी। एक जमाने में ऐसा था कि भारत की सारी राजनीतिक व्यवस्था को कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता था, कांग्रेस को केंद्र में मानकर सारी व्यवस्था की चर्चा होती थी। आज वो बदल गया है। आपने चर्चा की 2 मुद्दों की, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कैसे बदली है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग हो जाना, पाकिस्तान केंद्रित जो हमारी विदेश नीति थी उससे बाहर निकल आना, पूरे के पूरे पश्चिम एशियाई जो इस्लामिक देश कहा जाते हैं वहां पे पाकिस्तान की साख खत्म कर देना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बार हमारा ध्यान नहीं जाता उस पर। साउथ ईस्ट एशिया में जिस तरह से हमने हमारे कल्चरल जो सांस्कृतिक संबंध थे उनको पुनः नए तरीके से उभारा है, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जाता। हम बड़े देशों की बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ आप घर की राजनीति में जब देखेंगे तो हम देखते हैं कि 80 के 90 के दशक में एक तरह से अछूत पार्टी के रूप में, अनटचेबल के रूप में, एक पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती थी। आज वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में वो विचार केंद्र स्थान पर है और वो सामाजिक बदलाव कर रहा है। सामाजिक बदलाव किस रूप में? तो कभी इसको अर्बन पार्टी कहा गया, कभी ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा गया, कभी हिंदी बेल्ट की पार्टी कहा गया। आज स्थिति क्या है? भारत के संसद में, भारत में जितनी विधानसभा है वहां पे जितनी अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षित सीटें हैं, भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई हुई है। आपने एक चीज छोड़ दिया, सांप्रदायिक पार्टी भी बीजेपी को। बिल्कुल, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन वो राष्ट्रवाद, वो सेक्युलरिज्म का जो बुरखा था, वो सेक्युलरिज्म का बुरखा इस तरह से फट गया है कि आज आप इमेजिन कर सकते हैं
जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात रामकृपाल जी कर रहे थे, उनमें कौन कौन से दल थे निकाल लीजिए। और 2019 में जब 370 पर उस रिजोल्यूशन पर वोटिंग हुआ पार्लियामेंट में, तो कौन सा दल कहां खड़ा था? क्या उस समय कोई इमेजिन कर सकता था कि नीतीश कुमार या उड़ीसा में बीजू जनता दल या इवन दक्षिण में एआईएडीएमके, केसीआर की पार्टी ये 370 हटाने के? लेकिन अवधेश जी ये एक सवाल मुझे लगता है कि अगर ना पूछा जाए, ये टेक्टोनिक शिफ्ट को ठीक से हम समझते हैं, ये सवाल ना पूछा जाए तो पूरा विश्लेषण सही नहीं होगा।